Progress. आज के आपके करंट अफेयर्स 9 फरवरी 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले भी प्रीलिम्स के पेपर में आ चुकी है। ठीक है, अपने आप में अटल इनोवेशन मिशन है क्या? अब अटल मिशन है क्या कि हम इंडिया के अंदर देखो, एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो हमारे डेवलपमेंट के लिए है वो ये है कि हम अपने देश में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और बढ़ाएं। नई नई टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में बनेगी, इंडिया धीरे धीरे एक स्टेटस अचीव कर पाएगा जिसे हम कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी का, जैसे अमेरिका है। नॉलेज इकोनॉमीज क्या होती हैं? देखो, जैसे अभी इंडिया है या चाइना भी लगा लो, चाइना ने अपनी सारी ग्रोथ या अपनी सारी जो पैसा कमाया है वो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कमाया। अमेरिका बिना मैन्युफैक्चरिंग होते हुए भी इतने सालों से अमीर कैसे बना हुआ है? उसका कारण है क्योंकि अमेरिका एक नॉलेज इकोनॉमी बन चुकी थी। नॉलेज इकोनॉमी में क्या होता है कि तुम्हारी पॉपुलेशन ज्यादा फोकस करती है नई चीजें इनोवेट करने में, डिस्कवर करने में, इन्वेंट करने में। फिर वही चीजों को तुम हमेशा पेटेंट करवा सकते हो। पेटेंट करवा के या तो और कंपनीज को तुम पेटेंट बेचो या बना तुम कहीं पे भी रहे हो, अल्टीमेटली तुम्हें उसका हिस्सा आता रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, अगर इंडिया के अंदर हमारी पॉपुलेशन भी करने लग जाए, इंडिया अपने आप अमीर हो जाएगा। अगर इंडिया के लोग चाहे इनोवेशन से कोई रॉयल्टी कमा रहे हैं, रॉयल्टी का टैक्स तो आ ही रहा होगा सरकार को भी, और वो पर्सन भी अपने आप में अमीर होगा क्योंकि उसका सामान बिकता रहेगा। तो इस तरीके से आपकी इनोवेशन मिशन इस चीज के लिए बनाया गया कि इंडिया के अंदर ऐसा एक कल्चर बनाया जा सके इनोवेशन का। ठीक है, तो ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आपके नीति आयोग का, जहां पे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ाना चाहते हैं सारी कंट्री में। इसका स्पेसिफिक फोकस आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एमएसएमई और इंडस्ट्री लेवल पे। एमएसएमई जो आपकी छोटी साइज की इंडस्ट्रीज होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का फुल फॉर्म ये है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये बेसिकली जो टैग होता है ये मिलता है कि कंपनी कितना टर्नओवर करती है। ठीक है, कुछ 2 करोड़ तक का कर रहे हो माइक्रो, तो फिर 10 करोड़ तक स्मॉल हो गए, ऐसे ऐसे ये सारे टैग्स हैं। ठीक है, फिर जब ये सारे स्टेटस मीडियम से बड़े होते हैं फिर तो तुम लार्ज इंडस्ट्री लेवल आ जाता है, बड़े साइज की इंडस्ट्री बन जाते हो इस तरीके से। ठीक है, तो यही फंक्शंस यहाँ पे हैं। इसी प्रोग्राम के अंडर, अटल इनोवेशन मिशन के अंडर ही आपका एक अटल टिंकरिंग लैब्स प्रोग्राम भी है। ये अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है? आपकी स्कूल लेवल पे सरकार फंडिंग दे रही थी, अभी भी दे रही है, कि स्कूल्स के अंदर एक अलग से प्रेमाइसिस लैब सेट की जाए, एक्सपेरिमेंटल लैब सेट की जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब की, जहां पे बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो आके वहां पे 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? IoT। ये मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। अच्छा, मेरी वीडियो नहीं चल रही थी, एक मैं बिल्कुल बेसिक उससे बता देता हूँ। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो पता है ना क्या होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने आप में क्या होता है? ये वर्ड क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने आप में एक ऐसी चीज को माना जाता है जहां पे कोई नई टेक्नोलॉजी आपकी पूरी इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज कर देती है, मतलब एक नई एज में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वहां पे पहली बारी मशीन्स इंट्रोड्यूस हो रही थी। उससे पहले हर काम हाथ से होता था। पहली बारी, जैसे आपकी जो सबसे पहली मशीन कौन सी थी? स्पिनिंग जेनी। ये दुनिया की सबसे पहली मशीन थी। ठीक है, ये कपड़ा बुनने में हेल्प करती थी, कोई ज्यादा मेजर काम नहीं करती थी, पर स्टिल ह्यूमन एफर्ट थोड़ा सा कम हुआ था पहले से, तो इसलिए इसे रेवोल्यूशनरी माना गया कि धीरे धीरे मशीन्स की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे सबसे पहली मशीन्स आने लगी। दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था जब
आपकी मास प्रोडक्शन होने लगी चीजों की, मास प्रोडक्शन, या जब आपकी डिस्कवरी हुई असेंबली लाइंस की। ये असेंबली लाइंस क्या होती हैं? देखो जैसे कोई कार फैक्ट्री है, ये सबसे पहले असेंबली लाइंस जो है ये रेवोल्यूशन फोर्ड लेके आया था, आपकी फोर्ड कंपनी है वो लेके आई थी। तो जो फोर्ड के ओनर थे उन्होंने एक चीज को देखा कि देखो जब कार बनती थी पहले, कार्स बनती बहुत स्लो थी। उसका बनने का कारण क्या है कि दो को मैकेनिक्स की टीम होती थी, उन्होंने हर चीज को लाके असेंबल करना है, एक एक स्क्रू कसना है। सारी की सारी कार 2 या 3 मैकेनिक्स मिलके बनाते थे, तो 3 को महीने लगा देते थे, क्योंकि एक मैकेनिक की कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो सारा काम कर रहा है बैठ के, सारी गाड़ी असेंबल कर रहा है। फोर्ड ने क्या सोचा कि अगर मुझे स्पेशलाइजेशन बिठानी है, लोगों का हाथ सेट करना जरूरी है। उन्होंने वर्कर्स को लाइन में खड़ा कर दिया। एक कार आती थी, एक वर्कर को स्पेसिफिक टास्क होता था, ये 2 खिड़कियां उठानी है, जोड़नी है, कस देनी है। कुछ टाइम में मेरा हाथ बैठ जाएगा ना, लगाई, कस दी, आगे, कस दी, आगे। वो कार बस जब हर स्टेज पे एक एक काम होने लगा तो अपने आप प्रोडक्शन तेज होगी। पहले ह्यूमंस ही कर रहे थे, मतलब मशीन्स बस आगे पुल करने में हेल्प कर रही थी, ठीक है। पर धीरे धीरे अब यही काम आपकी मशीन्स प्रॉपरली करती हैं, सारी स्टेजेस पे कार बस जाती रहती है और पूरी की पूरी असेंबल होती रहती है। तो जहां पे 3 महीने में एक गाड़ी तैयार होती थी, उस टाइम पे फोर्ड ने 3-4 दिनों में एक गाड़ी तैयार करनी शुरू कर दी। इसी से गाड़ियों की प्राइस गिरी और ये सारी की सारी चीजों में रेवोल्यूशन आया। इसीलिए इसे सेकंड रेवोल्यूशन बोला जाता है कि मास प्रोडक्शन शुरू ही इसके कारण हो पाई, नहीं तो आज भी गाड़ियां उतनी महंगी होती, ठीक है। फिर आती है तीसरा रेवोल्यूशन। तीसरा रेवोल्यूशन आया जब आपके कंप्यूटर्स आए। कंप्यूटर्स आए, बड़े बड़े जो पेपर वर्क थे वो खत्म हो गए, ठीक है। अब सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर हो सकता था, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, जगह भी कंप्रेस हो गई। पहले क्या होता था, जैसे जो आपकी आर्किटेक्चरल फॉर्म्स है बड़ी बड़ी, उन्हें बहुत बड़े बड़े टेबल खरीदने पड़ते थे कि सारी ड्राइंग किसी चीज की बनानी है। अब क्या है, स्क्रोल आउट स्क्रोल इन करके सारी ड्राइंग्स इकट्ठी की, बस जब प्रिंट निकालना है प्रिंट निकाला, इकट्ठा करके ले गए, उसे भी सेगमेंट्स में ले गए, ठीक है। तो अपने आप में सारी की सारी ये जो चीजें हैं, ये कंप्यूटर्स रेवोल्यूशन ले आए और धीरे धीरे हमारी लाइफ का मेजर पार्ट बन गए हैं कंप्यूटर्स। हमारी लाइफ इनके बिना अब नहीं है, ठीक है। अब आ रहा है दुनिया में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, IoT। इसके अंदर क्या है, अब क्योंकि दुनिया में इंटरनेट का रेवोल्यूशन हो गया, इंटरनेट की स्पीड्स भी बढ़ गई हैं, अब हम क्या करना कोशिश कर रहे हैं, अब हम डिजिटल वर्ल्ड को फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहते हैं। कैसे कि आने वाले टाइम पे आजकल अगर आप देखते हो, आपके AC, रेफ्रिजरेटर, हर चीज ही आजकल एक फीचर जोड़ते जा रहे हैं कंपनीज कि ये AC वाईफाई है, ये टीवी इसके अंदर भी वाईफाई है, हर चीज वाईफाई के साथ क्यों आ रही है। अब वॉशिंग मशीन का वाईफाई से क्या लेना देना है, ठीक है। वॉशिंग मशीन के अंदर वाईफाई क्यों लगाया जा रहा है, ये क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें ऑलरेडी रेडी करके भेज रहे हैं। आने वाली टेक्नोलॉजी क्या है कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि लेट्स सपोज एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो घर में, सेंट्रलाइज सिस्टम को हर चीज पता हो कि तुमने अपने पूरे दिन में करना क्या है। लेट्स सपोज सेंट्रलाइज सिस्टम को पता है कि तुम रोज 9 बजे ऑफिस जाते हो, 9 बजे ऑफिस जाने से पहले तुमने ब्रेकफास्ट भी करना है, नहाना भी है, और नहाने का टाइम लेट्स सपोज तुम्हारा 7 को बजेगा, ठीक है। सर्दियों का टाइम है, गीजर की जरूरत है, तो गीजर वाईफाई होगा, वो जो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जैसे गूगल होम हो गया या एलेक्सा हो गए, वो खुद कमांड दे देंगे कि 6:30 बजे गीजर ऑन हो जाए, ताकि 7 बजे जब तुम वॉशरूम गए हो तुम्हें पहले ही पानी गर्म मिलेगा। उसके बाद अगली चीज, तुमने खाना खाने जाना है, तुम्हारा टोस्टर भी वाईफाई होगा, ब्रेड्स अपने आप तैयार होके बाहर आ जाएंगे। तुमने ब्रेड्स रखी, कॉफी मशीन को भी पता होगा कि इतने बजे तुम कॉफी पीते हो, कॉफी भी ग्लास में पोर हुई पड़ी होगी, तुम्हें जाके बस उठा के बैठना है। उसके बाद कार्स भी धीरे धीरे ऑटोनॉमस बनाते जा रहे हैं, सेल्फ ड्राइवन कार्स। कार को पहले ही पता होगा तुमने जाना है, कार अपना इंजन भी गर्म करके रखेगी, एक जो ऑप्टिमल, जैसे कई बार गर्मियों में जब कार में बैठते हो तप रही होती हैं, ठीक है। अगर उन्हें पहले ही पता है कि तुमने अब ट्रैवल करना है, वो AC पहले ही ऑन करके सारी कार कूल करके रखेगी,
तुम आओ, तुम्हें प्लेजेंट महसूस हो। तुम बैठे, लोकेशन ऑलरेडी फीडेड है, सेल्फ ड्रिवन होंगी, तुम्हें तुम्हारी लोकेशन पे अपने आप ले जाएंगे। अब कार्स में भी आगे क्या है, ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे, जो आपकी आज लाइट्स हैं, ये लाइट्स धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएंगी। एलिमिनेट कैसे हो जाएंगी या लिमिट हो जाएंगी, क्योंकि हर कार के अगर अंदर ये इंट्रैक्शन सिस्टम है, कार्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगी। हर कार डिसाइड कोई भी जंक्शन आने वाला है, कार अपने आप से पहले कम्युनिकेट कर पाएगी किस कार ने कहां जाना है। तो अगर इस कार ने लेट्स सपोज यहां मुड़ना है और इस कार ने सीधा जाना है, एक कार पहले ही स्लो डाउन कर जाएगी कि दूसरे को मूव करते ही मैं निकल जाऊं, ताकि रुकना ही ना पड़े। ठीक है, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जहां पे जितनी भी फिजिकल चीजें हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ये आपस में डिजिटली इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। और इसी के साथ में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ती है। ठीक है, कि मशीन समझ पाए कि उन्हें करना क्या है और ह्यूमन लाइफ को और आसान, कन्वीनियंट कैसे बनाना है। यह भी रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियसली कई अभी मेरी बोली हुई चीजें सुनने में लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसे बोली जा रहे हैं। पर हर रेवोल्यूशन से पहले सबको यही लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पर यही रियलिटी है, ये सब कुछ ऐसे ही चेंज होने वाला है। ठीक है, जैसे आजकल वो भी ट्रेंड कर रहा है मेटावर्स, जो फेसबुक अपने आप को रीइन्वेंट कर रही है, वो रियलिटी होने वाली है। लोगों का एक टाइम पे, आने वाली जनरेशन का घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करना। तो ऑब्वियसली किसी ने मीटिंग पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, स्कूल जाना है, डिजिटली स्कूल जाएंगे कि फिजिकली मिलने का वो सारी हिम्मत खत्म होती जा रही है। आजकल वैसे ही देख लो कि जो बिल्कुल ही यंग जनरेशन है, ये 10 साल से छोटे बच्चे कितने ही हैं जो शाम को गलियों में खेल रहे होते हैं, नहीं आना चाहते बाहर। वही चीज है। तो इसी कारण तो ये सारी चीजें रियलिटी बनती जा रही है, और लाइफ को कन्वीनियंट करने के लिए तो मशीनरी बनाई जा रही है। तो उस चीज को भी अब और आगे तक कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब अटल टिंकरिंग लैब्स के ऊपर, ये आपके स्कूल लेवल पे बनाई जानी थी। ठीक, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई स्कूल चूज करके वहां पे, ताकि ऐसी चीजों को इनकरेज किया जा सके। 1200 से 1500 स्क्वायर फीट की कम से कम जगह हो जहां पे ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, इसके लिए स्टार्ट करने के लिए 20 लाख की सरकार ग्रांट भी दे रही थी, और 6 to 12 क्लास के बच्चों को इनकरेज करना था ये सारी चीजों के। ठीक है, ये सारी चीजें इस तरीके से क्लियर है। उसके बाद अटल इंक्यूबेटर भी बनाए जा रहे थे यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री लेवल पे। यहाँ पे आपके कोई भी जो स्टार्टअप्स हैं हर सेक्टर में, इंक्यूबेटर क्या होते हैं वैसे, इंक्यूबेशन क्या होता है, इंक्यूबेटर क्या होते हैं, इंक्यूबेटर कौन सी मशीन होती है वैसे इन जनरल, इंक्यूबेटर वर्ड कहां से आया। इंक्यूबेटर ना बेबीज के लिए यूज होता है। जब कई बार न्यू बॉर्न होते हैं बच्चे, बहुत ही कमजोर होते हैं, उन्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है ना, एक देखना, एक ना मशीन के अंदर रखा होता है उन्हें, वो जो मशीन होती है ना वो इंक्यूबेटर होती है, उस मशीन को कहते हैं इंक्यूबेटर। तो स्टार्टअप इंक्यूबेटर क्या होते हैं कि देखो, स्टार्टअप भी तो एक नया बिजनेस है, अभी उन्हें बहुत सारी चीजें सीखनी है, गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, इस कारण क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं स्टार्टअप्स को उनसे कनेक्ट कर देते हैं कि वो हेल्प कर दें, कहीं पे कोई फंडिंग की जरूरत है, कहीं पे और किसी चीज की जरूरत है, तो वो इंक्यूबेशन में अगर रहेंगे तो वो स्टार्टअप ग्रो करके एक प्रॉपर बिजनेस बन जाएगा। और अगर वो बिजनेस बन गया, एक तो जॉब्स आएंगी बहुत सारी, दूसरा इंडिया की इकोनॉमी में हेल्प होगी। इस कारण ये इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और आपके बाकी इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स जितने भी हैं उन्हें इनकरेज करने के लिए ये आपके अटल इंक्यूबेटर्स बनाए जा रहे हैं। क्लियर है। सेकंड करंट अफेयर है आधार के बारे में। आधार कार्ड पता ही है, अच्छे से जानते हो, जगह जगह यूज कर रहे हो। बेसिकली श्रीलंका भी ऐसा ही एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बनाने वाला है जैसा इंडिया ने बनाया हुआ है। तो इंडिया से इंस्पायर होकर श्रीलंका भी बनाने लगा है, और श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए इंडिया श्रीलंका को ग्रांट भी दे रहा है पैसे की, तो तुम भी ऐसा कोई सिस्टम बना लो, उसके लिए हम फंड कर रहे हैं। देखो हम क्यों फंड कर रहे हैं किसी और कंट्री को, एक तो जब हम किसी और कंट्री को पैसे देते हैं उससे हमारे उनके साथ रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। ठीक है, क्योंकि
कहीं ना कहीं हमारा गुडविल दिखता है ना कि हमने उनकी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए पैसे दिए। दूसरी चीज, क्योंकि चाइना ऑलरेडी श्रीलंका में इतनी फंडिंग कर रहा है, चाइना का असर कम करने के लिए हमें भी अब श्रीलंका के अंदर फंडिंग करनी जरूरी है, ठीक है, ताकि श्रीलंका हमारी साइड पे इंक्लाइन थोड़ा सा रहे, चाहे उसका थोड़ा टिल्ट है चाइना की तरफ, हमारी तरफ भी रहे, ठीक है। और तीसरी चीज, श्रीलंका की इस टाइम पे मदद करना, फाइनेंशियली मदद करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका पिछले 1-1.5 साल से ना फाइनेंशियल क्राइसिस में। देखो 2020 में जब आपका कोविड हुआ, कोविड के कारण आपके एक सेक्टर स्पेसिफिकली बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है, वो है टूरिज्म सेक्टर, ठीक है, क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना एक तो कम ही हो गया, रिस्ट्रिक्शंस इतनी बढ़ गई, दूसरा ट्रैवल करते भी थे तो लोगों में अपना ज्यादा डर था, इस कारण लोगों ने भी ट्रैवल करना कम किया, सरकारों ने भी कम करवा दिया। ये इसके कारण टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी डैमेज हुई है। और जो देश, ऐसे जो देश थे जिनकी इकोनॉमी ही टूरिज्म के सिर पे चल रही थी, उनके लिए तो बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया। जैसे श्रीलंका में टूरिस्ट बहुत जाता है, पर जब रिस्ट्रिक्शंस लगे 2020, मतलब उस टूरिज्म के पैसे से श्रीलंका बस अपना काम चला पा रहा था बस। अब जब 2020 में रिस्ट्रिक्शन लगी, सारे देशों ने ट्रैवल बंद कर दिए, श्रीलंका ने भी बंद कर दिए, सारा रेवेन्यू गिर गया। और पिछले साल आपकी श्रीलंका बहुत बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस में पहुंच गया था 2021 में। तो वहां पे भी इंडिया ने 500 मिलियन की एक तो उन्हें लोन भी दिया है, ठीक है, और भी लोन्स दिए हुए हैं, 500 मिलियन और भी लोन में दिए हैं। इसके अलावा हम ये ग्रांट्स भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसे मौकों पे मदद करना एज अ नेबर भी और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि देश बचा रहे, ठीक है। तो श्रीलंका की इस कारण हम इस पूरी चीज में हेल्प कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। अब इसी से हमारा आधार न्यूज में आता है। आधार एक 12 डिजिट का कोड होता है जो हर सिटीजन ऑफ इंडिया या रेजिडेंट फॉरेन नेशनल भी बना सकता है। जैसे कोई नेपाली है, नेपाली इंडिया के अंदर रह रहा है, इंडिया के अंदर अब रिसाइड कर रहा है ना, वो तब भी आधार कार्ड बनवा सकता है। ये आधार कार्ड के लिए एक चीज याद रखो, ये आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अगर आपसे कभी डॉक्यूमेंट मांगे गए कि आप सिटीजन हो इंडिया के या नहीं हो, आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो आधार कार्ड एज अ नहीं शो कर सकते आप, क्लियर है। अब मतलब ऐसा कोई भी फॉरेन नेशनल जिसने इंडिया में 182 डेज कम से कम बिताए हों पहले, वो अप्लाई कर सकता है, और इंडिया के सारे सिटीजन तो कर ही सकते हैं। तो इससे आधार कार्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये एक वॉलंटरी है, यानी कि सबको बनाना जरूरी नहीं है, मतलब थियोरेटिकली सबको बनाना जरूरी नहीं है, पर अब हर चीज से तो जोड़ दिया गया है। बैंक अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकते अगर आधार ना जुड़ा हो, फोन नहीं ले सकते अगर आधार ना जुड़ा हो, तो हर जगह आधार मैंडेटरी है। पर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में और यही वर्डिंग है कि ये वॉलंटरी है, कि आप लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो ना, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको एक तो एनरोलमेंट इसके थ्रू होती है, आपके बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा दोनों चीजें कलेक्ट की जाती हैं। बायोमेट्रिक में आपके फिंगरप्रिंट्स और आपका रेटिना स्कैन लिया गया था, ठीक है। और डेमोग्राफिक डिटेल्स जो आपकी बाकी, जैसे कोई बॉडी के ऊपर मार्क, फिर आपकी एज क्या है, आपकी पेरेंट्स का नाम, वो सारी डेमोग्राफिक डिटेल्स भी आपके कलेक्ट की है, ठीक है। ये सारा डेटा इसमें एग्जिस्ट करता है। ये सारे डेटा को मैनेज करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में UIDAI कहते हैं। ये सारे के सारी आपकी मैनेज करती है, क्लियर है। अब इसके थ्रू, अब बाकी तो ये चीजें लिखी हैं, देखो जैसे नेपाल और भूटान अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई वैलिड आइडेंटिफिकेशन दिखानी होती है, वहां पे आधार नहीं चलता होता, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये आपके सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं है, ये इंटरनेशनली भी एज आइडेंटिटी नहीं काम करती, ये सिर्फ इंडिया के अंदर फैसिलिटीज अवेल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में बोल भी दिया था एक बारी कि वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है, पर तब भी सरकार इसे पुश देती जा रही है। 2017 में सरकार ने एक राइट भी डिक्लेयर किया था, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी के अंडर सरकार ने बोला था कि क्योंकि इतना डेटा कलेक्ट हो रहा है, कोई पर्सन नहीं चाहता मेरा डेटा कलेक्ट हो, तो वो आधार में ना भी साइन इन करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, पर वही बात है, ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही, ठीक है। हर चीज के साथ अब आधार जुड़ा हुआ है, ठीक है।
क्लियर है? तो वही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया था कि ये प्राइवेसी का भी इशू है, सर्वेलेंस, सरकार आपके ऊपर सारी निगरानी रख सकती है। आपने कोई भी पेमेंट की, बैंक अकाउंट से आधार जुड़ा है, आधार के अंदर पता ही है तुम कहाँ पैसे खर्च कर रहे हो, ठीक है? तुम क्या कहते हैं, खाना ऑर्डर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सरकार को तुम्हारे सारे खर्चे पता है। इसको मतलब अगर वो लगाना चाहे तो सर्वेलेंस के लिए बहुत ही तरीके से यूज हो सकता है। फास्टैग फिर आपके क्या कहते हैं बैंक अकाउंट से जुड़ा है, तो या वॉलेट से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं से, तो वो कहीं ना कहीं ट्रैक करते ही रहते हैं। तो सरकार ट्रैक करना चाहे आपको हर जगह ट्रैक कर सकती है, ये इसके पोटेंशियल है, ठीक है? अगला जो करंट अफेयर है आपका, वो है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो। अब डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? देखो, डेट का मतलब होता है कर्जा। आपके अगर कोई जितनी भी आपके देश की जीडीपी है और आपके पूरे देश के ऊपर का मतलब होता है इवन चाहे आपकी गवर्नमेंट्स हो, चाहे आपकी कोई बिजनेसेस हो, या आपके लोग हो, पीपल हो, सबने टोटल मिला के कितना कर्जा उठाया हुआ है, वो सारा टोटल करके कर्जा कर दोगे, डिवाइडेड बाय जीडीपी कर दोगे कि तुम्हारे देश की जीडीपी कितनी है। तो जो रेशियो आएगी उससे पता चलेगा ना कि अगर देखो डेट ज्यादा बढ़ गई तो फिर तो जीडीपी को क्रॉस कर गई। जीडीपी अपने आप में क्या होती है? जीडीपी अपने आप में एक देश का पोटेंशियल है कि एक साल में कितना पैसा जनरेट हो रहा है तुम्हारे देश में। जितना पैसा तुम्हारे देश में जनरेट हो रहा है उतनी तो कैपेसिटी है तुम्हारी लोन पे करने की। मैक्सिमम तो वही कैपेसिटी हो सकती है ना। लेट्स सपोज तुम 100 रुपए कमा रहे हो, तुमने 100 का ही लोन लिया हुआ है, चाहे एक हाथ से दूसरे हाथ दे रहे हो पर दे तो पा रहे हो ना, चाहे उसके बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बच रहा। पर ये भी एक कितनी मुश्किल सिचुएशन है कि तुमने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए दे दिए, तुम्हारी अपनी जरूरतें का है, तो ऑब्वियसली ऐसा वैसे प्रैक्टिकल नहीं होता कि 100 के 100 तुम पे कर पाओगे, ठीक है? शायद 50 पे कर दो, 50 अपने पास रख लो। वही बात है, जिस कंट्री की जितनी डेट टू जीडीपी रेशियो हाई होती है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये देश अपना डेट, अपना कर्जा पे नहीं कर पाएगा, ठीक है? उतनी ही फिर अनस्टेबल उस कंट्री की इकोनॉमी मानी जाती है, उतनी ही अनस्टेबल उसे लोन देना उतना ही मुश्किल माना जाता है। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर आपके देश को लोन देता है, आप वापस ही ना कर पाओ, तो इन्वेस्टर का तो पैसा डूब गया ना। फिर वो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब तक आ रहा है यहीं से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हर कंट्री को अपने आप को एज अ स्टेबल इकोनॉमी दिखाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि अपनी ये रेशियो को कंट्रोल में रखें। रेशियो कंट्रोल में रहेगी तो ओवरऑल आपका ये सारा साइकिल कंट्रोल में रहेगा, ठीक है? और ये एक स्टेबल फॉर्म बनाए। क्लियर है? कोई भी डाउट? तो ये डेट टू जीडीपी रेशियो था, ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।